चुनाव तो आते जाते हैं, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन संविधान की हार नहीं होनी चाहिए और लोकतंत्र की हार नहीं होनी चाहिए। जो जीता वही सिकंदर। लेकिन किस किस्म से जीता, कैसे जीता, क्या षड्यंत्र अपनाए, ये अपने आप में एक सवाल उठता है। अभी हाल ही में जब भाजपा की जीत हुई पश्चिम बंगाल में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बदले की नीति नहीं, बदलाव की नीति अपनाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा बयान है। और 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बदले की नीति अपनाते रहे या बदलाव की नीति? आपने बदले के आधार पे सरकारों का बदलाव किया। जहां मेजॉरिटी सरकारें थी, आपने तोड़ के उनको अपने पक्ष में लोगों को लेके अपनी सरकारें बनाई। ये बदलाव की राजनीति थी या बदले की? जिस तरह से आपने ईडी का उपयोग किया मुख्यमंत्रियों के खिलाफ प्रदेशों में, वो बदलाव की राजनीति थी। सत्ता के बदलाव की राजनीति तो जरूर थी, लेकिन देश के बदलाव से कुछ नहीं उसका लेना देना था। आप चाहते हैं कि कोई भी विपक्ष की सरकार किसी भी प्रदेश में नहीं रहे, ये बदलाव आप चाहते हैं। ये बदलाव नहीं, बदला है। वहां आपने 2400 बटालियंस भेजे सीआरपीएफ के। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा रहे, लोगों की सुरक्षा, और सारी भूमिका अपनाई हुई थी। कई लोगों का तबादला हुआ, 483 लोगों का तबादला हुआ। अपने आपने चीफ सेक्रेटरी लगाया, अपना होम सेक्रेटरी लगाया। सुरक्षा आपके हाथ में थी पश्चिम बंगाल। फिर भी 2400 बटालियन सीएपीएफ के भेजे गए। क्यों भेजे गए? सवाल उठता है। और फिर हमारे गृह मंत्री जी ने यह ऐलान किया कि चुनाव के बाद भी 70,000 लोग वहां रहेंगे, 70,000 सीएपीएफ के लोग वहां रहेंगे। ये बोला कि उनको खतरा था। इसलिए। और हिंसा किसके खिलाफ हुई? 4 मई के बाद हिंसा किसके खिलाफ हुई? किन लोगों के दफ्तर जलाए गए? भाजपा के तो नहीं। हत्याएं भी हुई, और मेरे पास डाटा भी है, मैं आपको बता देता हूं। पहले तो गृह मंत्री जी ने 17 अप्रैल और 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को कहा था कि 60 दिन तक हम अपनी डिप्लॉयमेंट सीएपीएफ की रखेंगे वहां। और क्या हुआ? टीएमसी के दफ्तर वैंडलाइज हुए, आर्सन हुआ वहां, टॉलीगंज में, कस्बा में, बेलाघाटा में, रूबी क्रॉसिंग, बुरुयापुर में, कमरहाटी में, बरानगर में, हावड़ा में, बहरामपुर में, मुर्शिदाबाद में, आसनसोल, कूच बिहार, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, घाटल, फाल्ता, डायमंड हार्बर, कई और जगह में।
मॉब्स वहां, उन्होंने संपत्ति का डैमेज किया। तो आपकी सीएपीएफ क्या कर रही थी? आपने तो कहा कि हिंसा, जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, वो हिंसा करवाती है और इसलिए चाहिए कि सुरक्षा होनी चाहिए पश्चिम बंगाल में। अब हिंसा कहां हो रही थी और किसकी सुरक्षा हो रही थी? ये बदलाव की राजनीति है। जब ये बदले की राजनीति है, बदलाव की राजनीति नहीं है। बुलाव की राजनीति तो हम लोग चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप उन मुद्दों पे ध्यान रखो जो इलेक्शन से जुड़े हुए नहीं है, जो कम्युनलिज्म से जुड़े हुए नहीं, सांप्रदायिकता से जुड़े हुए नहीं, जो बेरोजगारी इस देश में है उसको कैसे खत्म हो, उसके बारे में तो आप बात ही नहीं करते। क्योंकि 24/7, 24 घंटे, रोज के रोज आपका लक्ष्य ये होता है कि किस तरीके से विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा। एक बड़ा अच्छा फ्रेज है कॉल्ड आइस। आइस मीन्स इनकम टैक्स, सीबीआई एंड ईडी। और उस पर अगर आप ड्रग मिला लो तो नाइस हो जाता है। हाँ, नाइस हो जाता है। ड्रग, ठीक है ना, नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। तो आप आइस भी करते हो और नाइस भी करते हो। और ये आपके कहते हैं बदलाव की राजनीति है। किसको आपने छोड़ा, किसको छोड़ा? आप मुझे बता दीजिए। कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस का के बाकी विपक्षी दलों का आपने छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। सरकारें गिरा दिया। आपका काम ही है। और ये बदले की भावना से, बदलाव की भावना से नहीं। टीएमसी वर्कर के ऊपर असॉल्ट हुए, कईयों की मृत्यु भी हो गई, ननूर में, भीरगम में। और ये वीडियोस सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। और फिर डोर टू डोर थ्रेट्स भी दिए गए, दुकानें बंद हो गई, नॉन वेजिटेरियन खाना बंद कर दी। और खा पी के लोग माछी खाते हैं बैठ के चुनाव के दरमियान में। मछली खाते हैं ना, अभी वो चुने भी गए हैं। अच्छी बात है, कोई उसमें नहीं है। एक बात तो ये कहना चाहता था। दूसरी बात, एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। खैर, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं। ये चुनाव एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ चुनाव। और इट वाज नॉट वर्सेस बीजेपी एंड Trinamool Congress. It was versus Election Commission of India through SIR and Trinamool Congress, along with the might of the state of the union. सरकार एक तरफ, ईसीआई एक तरफ और विपक्षी दल दूसरी तरफ। और एसआईआर का चमत्कार हम देख ही रहे हैं। चमत्कार के बाद एक आंकड़ा आपको देता हूं। जहां भी 5,000 से कम डिलीशन हुई, 5,000 से कम, वहां भाजपा के 13 कैंडिडेट जीते और तृणमूल कांग्रेस का 0। जहां भी 5,000 से कम की डिलीशन, जहां 5 से 15,000 की डिलीशन हुई, वहां तृणमूल कांग्रेस के 12 लोग जीते और भाजपा के 50। जहां 15 से 25,000 की डिलीशन हुई,
वहां तृणमूल कांग्रेस के 19 जीते और भाजपा के 47। और जहां 25,000 से ज्यादा डिलीशन हुई तो वहां तृणमूल कांग्रेस के 51 कैंडिडेट्स जीते और भाजपा के 95। तो ये थोड़ा अचंभा नहीं है कि भाई जहां ज्यादा डिलीशन है, जहां भी डिलीशन है वहां ज्यादा भाजपा के लोग जीत रहे हैं। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। और साथ में जिस तरह से काउंटिंग सेंटर्स में हो रहा था कि मैं तो नहीं जानता, क्योंकि अभिषेक अभिषेक जी का सब एक बयान था जो मैंने कल सुना कि काउंटिंग सेंटर में लोगों को मारा गया, उनके लोगों को मारा गया और भगाया गया वहां से। ऐसे वो 100 सेंटर के उदाहरण दे रहे थे, मुझे नहीं मालूम, पर उनकी बात मैं रख रहा हूँ। तो अगर ये सच है तो ये जो वीडियो फुटेज है वो तो 45 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन रखती है अपने पास, क्योंकि 45 दिन की म्याद होती है इलेक्शन पिटीशन फाइल करने में। तो दिखा दें वो वीडियो, ये गलत है। और सेंटर में कौन था, काउंटिंग सेंटर में कौन था? माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र सरकार का, एक और केंद्र सरकार का या पीएसयू का नुमाइंदा। हाँ, जो आरओ था वो इलेक्शन कमीशन का चुना हुआ, स्टेट का तो कोई नहीं था ना वहां। और जो काउंटिंग एजेंट था एक बार अंदर चले गया, उसको बाहर नहीं आने दिया। और आपको मालूम है मैं तो कई इलेक्शन लड़ चुका हूं माई सेल्फ, 4 इलेक्शन तो मैं ही लड़ चुका हूं। हर राउंड में यह बताया जाता था कि पहले राउंड में कितनी सीटें किस पार्टी को मिली। कोई जानकारी नहीं किसी को, कोई जानकारी नहीं, जब तक पूरा गणित नहीं हो जाता। ये कहां का प्रावधान है? काउंटिंग सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल रखे, सीएफएफ वहां तैनात हो, काउंटिंग एजेंट्स को मारा जाए, उनको बाहर नहीं आने दिया जाए। ये किस किस्म की इलेक्शन है? ये बदलाव चाहते हैं मोदी जी, मतलब कि इलेक्शन प्रोसेस में बदलाव आए। ये बहुत ही दुखित बात है। और क्या क्या भाजपा ने नहीं किया, आप देखिए। मार्च और अप्रैल 2026 में 20 ऑपरेशंस ईडी ने किए, मार्च अप्रैल के। इलेक्शन हो रहा है, 23 और 29 अप्रैल में इलेक्शन हो रहा है, मार्च अप्रैल में आपने 20 ऑपरेशंस किए, सर्च, अरेस्ट किया, प्रॉपर्टी अटैचमेंट किया, इंटेरोगेशन किया। 28 मार्च और 19 अप्रैल, केवल इन 2 दिनों में, 23 दिन में सर्च ऑपरेशंस हुई 50 प्रेमिसेस अक्रॉस 6 सिटीज। अरेस्ट भी हुई, लोगों भी समन किया गया, आईपैक के ऑपरेशंस बंद किए गए, टीएमसी लीडर्स और कैंडिडेट्स उनके ऊपर रेड हुए, सुजीत बोस, रथिन घोष एमएलए के ऊपर रेड हुए। देवशीष कुमार, कई बार ईडी ने उनको समझ किया, ये टीएमसी का एमएलए कैंडिडेट फ्रॉम राजबिहारी। 1 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 9 अप्रैल को ये चुनाव हो रहा है और ईडी समन करे जा रही है। फिर सबसे मैं समझता हूं शर्मनाक बात इस देश में, और वो शर्मनाक बात होनी नहीं चाहिए इस देश में, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन बौद्ध है, कौन ईसाई है, इसका क्या लेना देना है? इस सेक्युलर केस में क्या लेना देना है इसका?
हम सबसे पहले तो हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं। और आप आपका 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 क्या क्या आपकी स्पीचेस रही? हिंदूज मस्ट राइज, यूनाइट एंड वोट फॉर बीजेपी। ये कम्युनल अपील नहीं है। Why should Hindus alone rise, unite for BJP? Why not Hindus, Muslims, Isais, Sikhs, everybody? आप इलेक्शन को कम्युनलाइज करते हो, ये बदलाव की राजनीति है आपकी, इसको आप बदलाव कहते हो। सारे देश में आपने बंटवारा कर दिया समाज का, इसको आप बदलाव कहते हो। और साथ में ये कहा कि वोट, Hindus must rise, unite and vote for BJP or Bengal will turn into another Bangladesh। ये क्या मतलब हुआ? मतलब कि हिंदू मुसलमानों के हाथ चले जाएगा? ये आपकी बदलाव की राजनीति? कैसे भाषणों के साथ आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो अपने आप में अकॉर्डिंग टू मी ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का कम्युनल अपील के अंतर्गत ये उसका उल्लंघन है। इलेक्शन पिटिशन फाइल करके ये बात कोर्ट्स के सामने रखनी चाहिए। अब कोर्ट के सामने तो कई चीजें हम रखते हैं, तो ये भी रख देते हैं, देखते हैं कोर्ट इस बार क्या करते हैं। और फिर कहते हैं देखो हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुआ। कम्युनल अपील आप करो, फिर कंसोलिडेशन की बात करो। और वैसे ही कुछ लोग दूसरी तरफ भी, एक हमारे लीडर हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान का कैंडिडेट, मुसलमान को भी कंसोलिडेट करना चाहिए। भाई ये कौन सी राजनीति है? इस देश में, इस देश को आप किस ओर ले जाना चाहते हो? ये आपका विकसित भारत की ओर जा रहा है देश? ये एक मतलब कि हम झलक देख रहे हैं विकसित भारत की, जिसमें जिसमें हमारे समाज में हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, ईसाई एक तरफ, अपने दलित एक तरफ, ठाकुर एक तरफ। मतलब कि कैसे समाज में बंटवारा करना। हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, किसी एक समाज को नहीं। तो इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूं ये कहने के लिए ये कि बदले की राजनीति से देश विकसित कभी नहीं होगा। बदलाव की राजनीति तभी आएगी, विकसित भारत तभी बनेगा जब आप देश के देशवासियों की असली समस्याओं पर गौर करोगे। और समस्याएं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, पोल्यूशन, पानी से जुड़ी हुई हैं। स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ हवा हो ताकि हम सांस ठीक तरह से ले सकें, अच्छे टीचर्स हों जो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करें, अच्छे जज हों जो निष्पक्षता से फैसला करें, तभी हिंदुस्तान विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई जस्ट वांट टू फर्स्ट आई लेट मी in English. In English. Yes. I just want to as I was saying, elections, of course, are won and lost. Parties claim to be triumphant on the basis of an electoral victory. But an electoral victory has really nothing to do with the
deliveries that are required to make India a great nation. It is just a process, and if that process is polluted, we can never become a great nation. And unfortunately, the history of this government has shown, and this party has shown from 2014, that this process of election is truly polluted. And it has become increasingly polluted as the years go by. I was and of course, I congratulate the BJP for having won in West Bengal. I would also like that this is a time for the opposition to do some introspection and to decide as to how to fight this battle for the identity of India, for the unity of India, for the prosperity of India. And this battle can only be fought if we think of India as a nation without reference to caste, creed, and religion. I was a little intrigued when the Prime Minister made a statement the other day saying that we don't believe in the politics of revenge. We believe in the politics of change for the better. And that intrigued me. That statement intrigued me because the Prime Minister has been following the policy of this Prime Minister, and the BJP has been following the policy of revenge at every stage. And the change that they have sold a dream about, several dreams, has not happened. In fact, the Prime Minister no longer talks about Achhe Din because he knows that Achhe Din abhi tak to nahi aaye. He never talks about, the cities, the great cities that he was saying, where connectivity. He never talks about any of those. Har Jal Mein Nal also he doesn't talk about. He doesn't talk about petrol prices anymore. When he was not in power, he said that I would bring the rupee down to 58. And now the rupee is close to 100, to touch 100. He doesn't talk about that anymore. He doesn't talk about even terror anymore. Because when people are terrorized, how will you talk about terror? It's others who are terrorized. ED raids, CBI raids. A very nice epithet called ICE, income tax, CBI, and ED. And if you add narcotics to that, it becomes nice. So sometimes it is ICE, sometimes it is nice. Elected governments are thrown out, people are bought. Imagine 2 MLAs in Punjab, 7 MPs in centre of BJP. Well, BJP has 2 MLAs in Punjab. How do they have 7 MPs in Rajya Sabha? As you know, an MP can only be elected if a certain number of votes are cast in terms of proportional voting patterns as given in the Constitution. So they don't have them. This is what the change that the Prime Minister is talking about. This is what Badlav. This is Badlav. This is revenge. I will not allow any opposition government to remain in power, even if the people of the state elect that government. Never. And you can see that happening. It happened in Madhya Pradesh, it happened in Karnataka, it happened in Maharashtra. Elected governments thrown out. It happened in Uttarakhand, it happened in Arunachal. It happened. So you throw out governments who are elected, and you call that change for the betterment of India. This is shocking. We want change. We want you to bring about change for the prosperity of India, but your policies don't even implement the dreams that you sell to the people of India. And see, just want to bring home some facts.
You also said, and our dear Home Minister also said that, look, there is huge incidence of violence in Bengal, in West Bengal. Huge incidence of violence. And TMC is a party which spreads violence. And you want to curb that. And you were afraid that during the course of the election, there will be huge violence. And therefore, you sent 2,400 battalions of CAPF to ensure that there's no violence, even though the Election Commission controls security arrangements during the course of the election after the notification issued for the election. The entire security arrangement is under their control. I mean, in the course of this election, have you ever heard of the media talking about Tamil Nadu or talking about Puducherry or talking about Kerala or even Assam? Focus. Okay. We must revenge our defeats, which we have suffered on the last 3 elections. Kudos to them. They won. They must be congratulated. But how they won is the question. So you had these battalions. And over and above that, you said that after the 4th of May, the Home Minister made a statement that for another 60 days, they will continue to be there. 70,000 CAPF personnel will be continued to be there. But what happened after the 4th of May? What happened? There was violence, outbreak of violence, TMC's offices vandalized. There was arson that was committed. Reports from Calcutta, Toliganj, Kasha, Belaghata, Ruby Crossing, Barwipur, Kumarhati, Barangar, Howrah, Bahrampur, Murshidabad, Asansol, Kuch Bihar, Siliguri, Jaipalguri, Ghatal, Falta, Diamond Harbour, and other areas. Mobs alleged damaged properties, kicked hoardings, set off offices on fire. Video showed bloodied workers, mobs chasing TMC. And what were these forces doing? They all kept going. Nobody interfered. This was medieval bribery, medieval barbarity. And yet, you are the ones who talked about protecting ordinary innocent people and ensuring that no violence took place. This is the peace that you were looking for. So you say one thing, but on the ground, the opposite happens. Now let's come to a little data point that I want to share with you. And that is with reference to, of course, as you know, that this election was not between BJP and TMC, it was between the Election Commission on the one hand, the union on the other hand, and TMC. And SIR did all the trick, according to me, but that's something that will come out later. But let me tell you, wherever there were votes that were deleted, what was the outcome? In constituencies where the deletion was less than 5,000, TMC won 0 and the BJP 13. In constituencies where the deletion was 5 to 15,000, TMC won 12 and the BJP 50. And in deletions were between 15 to 25,000 in constituencies, BJP won 19 and TMC won 19 and BJP 47. And where there was more than 25,000, TMC won 51 and BJP 95. So how is it that wherever there are deletions, the BJP has won more seats? There must be 5 to 15, 12 to TMC and 50 to BJP. 5-0, right? So obviously this itself are very, very revealing figures, which tell you the impact of deletions on the two parties. Wherever and whatever the extent of deletions, it's BJP who has benefited. I won't want to go into the 27 lakhs and the total 90 lakhs. Let's not go into all that. These are figures in themselves which are quite revealing. And of course, while all this was happening, and what was happening within the counting areas, you had the presence of the micro observers appointed by the central government, presence of another central government employee or a public sector
employee looking over the election. Then the RO was returning officer, was under the control, again appointed by the Election Commission, so under their control. And of course, then there were counting agents. And I have never seen, at least we've fought several elections, I have never seen that at the end of each round, there is no announcement as to what is the end of the result on each round. Nothing. None of this was announced. And at the end of the day, they would then announce the result. And in the meantime, no counting agent, nobody was allowed to come out. Even the candidate was not allowed to come out. Some of them went in the morning, came at 10 o'clock at night. What kind of election is this? I mean, is it something unique that's happening in West Bengal that doesn't happen anywhere else? This itself is shocking. And what do we? This is not the way for democracy. See, election has to be fought as an entry into the system, which takes the country forward. For the BJP, it's an end in itself. I won the election, now I can do what I like. Then I'm the master. We can prosecute anybody, we can arrest anybody, and if we let them go to court, doesn't matter if it's illegal, doesn't matter. They will remain in jail for a long time. Let them go to court. People languish in court. You attack all the chief ministers. You file prosecutions against chief ministers. Many of them have gone to jail. This is no way to run a country. And it's time for the opposition to get together and fight this together with one voice. And this is very, very important because the country is for all of us. The future of our children, our grandchildren depend on what policies the government is framing for the last 11 years, 12 years. We can't allow the country to be captured in this fashion. Institutions can't be allowed to be captured in this fashion. I mean, and there is no institution which is, according to me, what I call quote unquote fully independent. Some are completely taken over, and some attempts are being made to completely take them over. And what kind of campaign is this? When you say in your campaign that Hindus must vote, get together, look at what was said in the course of the campaign. Shubhendu Adhikari said, Hindus must rise, unite, and vote for BJP, or Bengal will turn into another Bangladesh. What kind of statement is this? This country is not about Hindus, Muslims, Jains, Bauds, and Christians. This country is for Indians. And what do you mean that Hindus must unite? This is an appeal on the ground of religion to vote. This is violation. It's a corrupt practice. Of course, we'll go to court, but we don't know what's going to happen in court. We've had some pretty bad experiences. So what do we do with this kind of a polity? And what do we do with this? Is not badlav. This is revenge. This is not change for the better. It is change for the worse. This is to ruin the very structure of our society by thinking in terms of caste, creed, and religion. This must stop. And we all, citizens of this country, must fight against it. Thank you very much. अनिल जी, एक सवाल, कल ममता बनर्जी ने बोला है कि 100 से ज्यादा सीटों पे उनको हराया गया है जबरदस्ती. So इस टाइम पे is there any legal remedy or are you going to approach the High Court? But I'm not a member of the TMC. No, but you. तो मैं कैसे कह सकता? अगर बस मुझे जानकारी नहीं है, वो कहती हैं तो सही होगा, और वो जो रास्ता वो अपनाएंगे. No, at this point, what are the legal remedies that are? I don't know what the extent is, how it is, what the ground facts are. I have no idea. So also because you're a constitutional expert, so I just want to connect this question, because she has strictly said that I will not resign because these are. I don't know what she has said. I don't know. There is also some report saying that no, I have taken back that statement. I have no idea what the facts are. So there's no point asking this question. So sir, see, there's the same questions which you are saying. It was election commission versus TMC, not versus BJP. I've been saying this for a long time. Instead of, and on this ground, she said she will not resign. No, but I don't know. I cannot
peep into the minds of the persons who make statement, and I cannot comment on that. It's not fair of me to comment, right? Apparently, the newspaper reports and social media says that she took that back, took that statement back. So I don't know why you're asking me this question. No, sir. No, sir, She has not, she has not. I don't know about it. You ask her that Okay. question. Sir, but in this kind of a situation of a state, what kind of a legal remedy Well, or but constitutional I am not remedies going will to you answer have? the question which is hypothetical. Sir, I have a separate question, sir. Earlier, last day when you held the press conference, you said that Amit Shah ji had asked for 170. Exit polls were giving 190. Election Commission has passed even that. It's much worse. They had already, see, what happens is, there are two ways of looking at it. Either, I mean, they are so popular that nobody can defeat them. That's also possible. Or they know what the end result is going to be. There are only two possibilities. No, sir, So if they know the end result, then the posters are told the end result, and the posters will show that, then they will say the posters are right. So I don't know what the facts are, but it could be either. But sir, you are also raising question about the counting now, how counting happened. I'm raising the question on the basis of information I have, and not what Abhishek Banerjee said in his press conference. He said that people were beaten up, and you get the videos, video recording. Even in Bhawanipur. Get the video recording, and at 100 such counting stations, people were beaten up. So he knows best. I don't know because I was not there. But if that's true, the Election Commission, which has that, video, should actually place it in the public domain. In any case, they have to keep it for 45 days. And I would request that RTIs be filed to seek those videos. And if they don't give them, then petitions be filed in court to seek them. So you say that in the terms of RP Act violation, you're going to approach the Appeal on the basis of religion is a corrupt practice. So are you going to appeal? I am not the member of the TMC, my dear. Sir, adding to that, I'm not going to join any party either, as I've said. No, that I know, but since I've you made say that public we are going statement to a long approach- time ago. Never in my life will I join any other party. So I'm an independent member of parliament, which is why I hold these conferences, because for the interest of the nation, right? Sir, you have been saying this about postponed violence cases. They are going on the Supreme Court also. Are you going to bring it to the notice of the Supreme Court that these violence? I am nobody. I am just concerned at the way my country is moving forward. I am concerned about the health of our nation. When I talk about health, the secular health, the political health, the economic health. I mean, the economy is going down on a daily basis. I mean, if the number of kids who come out of college who want jobs is 1 crore 20 lakhs a year. Where are the jobs? Nobody, the Prime Minister doesn't talk about that. That's the badlav we want. That's the change we want. He doesn't talk about that. Right? There are no skills. And AI is destroying jobs. So where jobs are needed, they are not being created. Where jobs are there, they are being destroyed. And we talk about badlav. We talk about change. What's change? This government is incapable of taking care of the prosperity of India. I mean, this Viksit Bharat is a dream. It's another jumla. Viksit Bharat will only happen if you don't have these kind of appeals, where everybody will be looked upon as a citizen of India first. And that's the only way you should look upon the people of India. सर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस है वेस्ट बंगाल रिलेटेड जो अभी भी पेंडिंग है आप भी बहुत सारे केस का पार्ट सर ये केस का फ्यूचर क्या होने वाला है मुझे नहीं पता यार हमने खुद देश का फ्यूचर नहीं मुझे पता केस के फ्यूचर की बात कर रहा है सर अपोजिशन यूनिटी आपको लगता है कि बड़ा सीरियसली इस तरह सीरियसली या नहीं सीरियसली ये मेरी अपनी भावना है हाँ और हम चाहते हैं कि हम उसमें पूरा हिस्सा लेंगे एज इंडिपेंडेंट मेंबर पूरा हिस्सा सर बंगाल में लेंगे तो सब अलग अलग लड़े सीपीएम कांग्रेस टीएमसी अरे यार ठीक है ना वो लड़ते हैं तो उस चुनाव में तो लोग अलग अलग लड़ते हैं ना तो अलग अलग तो सर, होता है अब वो तो जेडीयू और बीजेपी पे अलग अलग लड़े थे ना तो जहां इनके पास वो नहीं होता मेजोरिटी नहीं होती अलग ही लड़ते हैं हाँ अभी भी कोशिश कर रहे थे ये तमिलनाडु में हाँ वहां भी तो ऐसे होता है जब आपकी पूरी सरकार नहीं हो तो अलग ही लड़ना पड़ता है
ठीक है? Sir, last question. You mentioned that opposition party needs an introspection. Also highlighted the communal appealing. Now connecting these two, how do you see Asaduddin Owaisi saying that no secular parties can stop BJP? They need to form an. You think that by nominating only a Muslim candidate on the basis of religion and fight elections will stop the BJP? It won't, no? So the logic doesn't apply. I have great regard for Mr. Owaisi, but not for his logic. Thank you.